हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा। पाइवट टेबल एक एडवांस एक्सेल एप्लीकेशन का पार्ट है। ठीक है, ये हर तरीके की एडवांस डाटा एनालिसिस के काम आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल डाटा समराइजेशन के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है। किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स डाटा को हम सॉर्टिंग, फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर, कंडीशंस लगाना, रिकॉग्नाइज करना, ट्रांसपोज करना, सब हम पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा हो, उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पाइवट टेबल की सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या है कि हमें किसी भी तरीके की क्वेरी सॉल्विंग हो, जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ये डाटा है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रांच, होम टाउन, हॉस्टलर्स, फीस, और इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाता है जिसमें कि हजारों बच्चों का डाटा होता है और हमसे अलग अलग तरीके से उस डाटा को मांगा जाता है। कि कभी ऐसा बोला जाता है कि हमें ये बताइए कि किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस ब्रांच के कौन से स्टूडेंट्स कौन से शहर से हैं, किस ब्रांच से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, किस शहर से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, कितने बच्चे हॉस्टलर हैं, कितने बच्चे डे स्कॉलर हैं, मैकेनिकल में कितने बच्चे हॉस्टलर हैं। मतलब इस तरीके की किसी भी तरीके की क्वेरी जब हमारे पास आती है तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं और वो क्वेरी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि पाइवट टेबल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में पाइवट टेबल जो है, इंसर्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, ऊपर इंसर्ट में पाइवट टेबल होता है। इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल, आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि क्रिएट पाइवट टेबल का एक बॉक्स बना हुआ आ गया, जिसमें कि हमें दो चीज भरनी होती है। एक सिलेक्टेड टेबल और रेंज। बाय डिफॉल्ट देखिए इसने हाईलाइट कर दिया है रेंज, जो कि हमारे टेबल की रेंज है। ठीक है, इस रेंज को हम मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ये पूछता है हमसे कि आप ये पाइवट टेबल जो बनाना चाह रहे हैं, ये इसी वर्कशीट में आप चाह रहे हैं या न्यू वर्कशीट में। न्यू वर्कशीट में क्या होगा कि एक शीट यहाँ पर नीचे जनरेट हो जाएगी जिसमें कि आप अपनी क्वेरीज समराइज कर सकते हैं, और या फिर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे आपका पाइवट टेबल यानी कि जो टेबल आप बनाना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट करके ओके कर देते हैं। न्यू वर्कशीट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक नई शीट आ गई है जो कि हमारी पाइवट शीट है। और जैसे ही ये शीट आती है तो इससे रिलेटेड हमारे एनालाइज, डिजाइन, व्यू सब आ जाता है। जितने हमारे कॉलम्स थे मेन शीट में, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ब्रांच, होम टाउन, हॉस्टलर, फीस, ये सब हमारा यहाँ पाइवट टेबल फील्ड्स में आ जाता है। तो अब इस पाइवट टेबल फील्ड्स में क्या होता है, पाइवट टेबल फील्ड्स में क्या होता है कि हमारे पास फिल्टर होता है, कॉलम्स होता है, रो होता है, वैल्यूज होता है। वैल्यूज में हम केवल न्यूमेरिक वैल्यूज डालते हैं, और पाइवट टेबल की मदद से हम किसी भी चीज का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए, हम जैसे क्लिक करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स रोज में आ गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी क्या ब्रांच है, तो हम ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि से फॉर एग्जांपल आयुष की ब्रांच सीएससी है, दिव्या की ब्रांच मैकेनिकल है, गगन की ब्रांच मैकेनिकल है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में आयुष की ब्रांच सीएससी है, आयुष की ब्रांच सीएससी है। किस होम टाउन से है, आयुष सीएससी से हल्द्वानी से है। आप अपनी मेन शीट में देखिए, आयुष सीएससी हल्द्वानी से है। ठीक है, फिर डे स्कॉलर है या हॉस्टल, डे स्कॉलर है। अब हम जैसे ही इस शीट में क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि वो डे स्कॉलर है। ऐसे ही जब हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे ये जाएगा।
सपोज हमारे पास क्वेरी आती है, अब किसी भी तरीके की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया कि मैं बाय डिफॉल्ट अगर इसको क्लिक करूंगा तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये अलग अलग रोज में आ जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसको उठा के कॉलम्स में कर देंगे तो ये अलग अलग कॉलम्स में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोज करना भी बड़ा आसान हो गया कि जितनी भी रोज थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये भी एक इसका बड़ा इफेक्टिव टूल है। सपोज अब मैं देखना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं पहले ब्रांच करूंगा फिर स्टूडेंट्स करूंगा तो क्या करेगा, जैसे सीएसई में स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा, इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा, मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दे देगा। अलग अलग ये क्या करता है, इसको सॉर्ट कर देता है। अगर पाइवट टेबल का मैं इस्तेमाल ना करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर अलग अलग तीनों को और फिर उसे बनाना पड़ेगा। और इससे एक अच्छा फायदा क्या होता है पाइवट टेबल से कि हम इस डाटा को एज इट इज प्रिंट भी कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि किस ब्रांच से कितने बच्चे हॉस्टलर्स हैं या कितने बच्चे डे स्कॉलर्स हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा हॉस्टलर्स पे तो ये क्या दे देगा कि हर ब्रांच में कुछ बच्चे हॉस्टलर और डे स्कॉलर हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये अगर देखना चाह रहा हूँ कि किस ब्रांच से मुझे कितना रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, यानी कितनी फीस आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, फीस को उठा के वैल्यूज में रख दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कंप्यूटर साइंस से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है और मैकेनिकल से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है। यानी कि अगर मैं मेन शीट पे आऊँ और मैं यहाँ पर से फॉर एग्जांपल फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई को लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इन सब का सम करता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि इट इज समवट 819700। ठीक है, लेकिन मेरी शीट ने उसे डायरेक्ट दे दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो इसने डिटेल्स भी दी हैं और यहाँ केवल 819700 आ गया। तो इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी आप डाटा को एक्सपैंड करना चाहते हैं कि ये डाटा कहाँ से आया, कि ये वैल्यू कहाँ से आई या ये वैल्यू कहाँ से आई, और आप देख पाएंगे कि ग्रैंड टोटल भी दे रहा है वो। ग्रैंड टोटल मतलब अगर मैं फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ और इस पूरे का टोटल देख रहा हूँ तो वो जैसा कि यहां दिख पा रहा है आपको 2095800, आप यहां भी देख सकते हैं कि 2095800। तो ये बड़ा इफेक्टिव टूल है कि हम किसी भी तरीके के डाटा को इजीली सॉर्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर अब यही एग्जैक्ट वैल्यूज हमें चाहिए कि कंप्यूटर ये जो डाटा आया है 819700 दैट इज टोटल फीस कलेक्शन फ्रॉम सीएसई, तो ये किस किस का है, तो हमें क्या करना है, सीधा इस डाटा पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नई शीट और क्रिएट हो जाएगी और वो हमको इसकी इलेबोरेटेड डिटेल्स दे देगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिकल का चाहिए तो ये 477300 कहाँ से आया, डबल क्लिक कीजिए, एक और शीट क्रिएट हो जाएगी और वो हमें ये डाटा दे देगी और हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल कि टोटल हॉस्टल के कितने बच्चों ने से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले हॉस्टल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यानी कि मैं हॉस्टल सेलेक्ट करूँगा कि हॉस्टलर है या डे स्कॉलर, और फिर मैं इसका फीस वाला पार्ट जो है उस पर क्लिक करूँगा या मैं उसको वैल्यूज़ में ले जाऊँगा। तो क्या पता चल जाएगा मुझे कि डे स्कॉलर्स से कितना कलेक्शन हो रहा है और हॉस्टलर से कितना कलेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से मैं इसको और इलेबोरेट कर सकता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ। किसी भी तरीके की क्वेरी जो है वो आप इससे इजीली कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने पहले ब्रांच लिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने हॉस्टलर डे स्कॉलर का एक कॉलम बना लिया, तो डे स्कॉलर अलग हो गया, हॉस्टलर अलग हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पता चल जाएगा कि किससे कितनी फीस कलेक्ट हो रही है। तो यानी कि कंप्यूटर साइंस के डे स्कॉलर से 91700 हो रहा है, कंप्यूटर साइंस के हॉस्टलर से हमें इतने पैसे आ रहे हैं और टोटल ये आ रहा है। यानी कि
हम अपने डाटा को कितना इजीली, आप देख सकते हैं कि कितना इजीली उस डाटा को हम समराइज कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता, डबल फिल्टर लगाना पड़ता। कि हम क्या करते हैं, पहले यहाँ इस मेन शीट में फिल्टर कमांड मैंने आपको पहले सिखा रखी है। हम क्या करते हैं, पहले कंप्यूटर साइंस को ही केवल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आके केवल डे स्कॉलर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो 91700 कंप्यूटर साइंस के डे स्कोर ले लो 91700, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैं क्या करता, इसको अनसेलेक्ट करता और फिर मैं हॉस्टलर सेलेक्ट करता, ओके करता। और फिर मेरे को इसका ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ सम का फॉर्मूला लगाता, इक्वल्स टू सम, और फिर मैं ये सारी वैल्यूज सेलेक्ट करता, एंटर करता, और मुझे ये डाटा मिलता है जो कि मुझे यहाँ डायरेक्टली मिल जा रहा है, ठीक है। जो सपोज कंप्यूटर साइंस के हॉस्टलर्स का डाटा मुझे मिल जा रहा है, कितना आ रहा है 728000, वो कितना है 728000। और इसकी इलेबोरेटिव फॉर्म लाने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ पे ये वैल्यू है इसको डबल क्लिक करना है और मुझे वो टेबल एग्जैक्टली मिल जाएगा, जैसा कि मैंने डबल फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे गेन किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो टेबल मुझे मिल जा रहा है। यस, सो इट इज़ वेरी इजी। वन थिंग मोर, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी जो मेन शीट है, ठीक है, मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। आपकी मेन शीट है, इसमें आपने क्या किया कि कोई भी डाटा एडिट किया। से फॉर एग्जांपल गगन मैकेनिकल रुद्रपुर डे स्कॉलर की जगह आपने इसको हॉस्टलर कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, गगन इसको हॉस्टलर कर दिया। तो अब आपकी शीट से फॉर एग्जांपल नेम, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि हॉस्टलर या डे स्कॉलर, तो गगन जो कि अभी डे स्कॉलर आ रहा है, आपने उसको हॉस्टलर कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। आपको ऑप्शंस अभी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप अपने पाइवेट टेबल के, आपका जो मेन टेबल है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, गगन को हॉस्टलर कर रखा है, ठीक है। तो फिर आपका जो पाइवेट टेबल होता है, ठीक है, उसमें एक सेकेंड, इसमें एनालाइज के नाम से कुछ पुराने एक्सेल में इसको ऑप्शंस के उससे आएगा। आपको क्या करना है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि गगन को डे स्कॉलर दिखा रहा है, फिर आप उसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो पहले डे स्कॉलर था वो अब हॉस्टलर हो गया। मैं एक चेंज और करके दिखा देता हूँ आपको कि से फॉर एग्जांपल मैं ME को CSE करता हूँ, ठीक है, और मैं शीट में ब्रांच भी ले लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने रिसेंट चेंज किया है। तो आप क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे, तो ये CSE हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सपोज अब मैं इसमें एक नई कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसमें एक नई कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि लोकेशन इन देहरादून या नो, तो मैं इसमें रैंडमली ABCD कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए एक रो ऐड करता हूँ, एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये कॉलम ऐड कर दिया इसमें, और मैंने इस कॉलम को
कॉलम मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं जब अपने पाइवट टेबल में आता हूँ तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे वो टेबल यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं एनालाइज पे जाके रिफ्रेश भी करता हूँ तो मुझे क्या है कि अपना एक और कॉलम जो कि मैंने येस नो के नाम से बनाया वो दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो डाटा सोर्स ले रखा है, ठीक है, वो ए से लेके एफ तक है, ठीक है। रिफ्रेश करने पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपने डाटा सोर्स ले रखा है वो डाटा सोर्स केवल ए से लेके एफ तक है। तो अगर आपको ये जी वाला कॉलम भी ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने पाइवट टेबल में जाते हैं, चेंज डाटा सोर्स पे आके चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सोर्स करेंगे तो वो हमें पुराना वाला सोर्स हाईलाइट करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको नए वाले अपडेट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये येस और नो वाले ऑप्शंस भी हमें दिखाने लग गया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आपने सीखा कि पाइवट टेबल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पाइवट टेबल का इस्तेमाल हम उस हर जगह कर सकते हैं जिस जगह पे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा है और आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करनी है। तो किसी भी क्वेरी को इजी वे में सॉल्व करने के लिए या इजी वे में गेन करने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट डाटा सब कॉम्प्लेक्स डाटा को समराइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और कि आपको अगर ये पूरा आप अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरा ये टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर एंड क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल करते ही ये एक नॉर्मल शीट जैसा हो जाएगा और आपका जितना भी प्राइवेट डाटा था वो रिमूव हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आपने जो प्राइवेट टेबल से डाटा समराइज किया था वो सब आपके पास रहता है। सो होप इट इज़ वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच।